नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाने का राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर अमल पर रोक लगा दी। कोविड-19 के बीच चार धाम यात्रा के दौरान पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए रावत सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को 1 जुलाई से हिमालयी धामों के दर्शन की अनुमति दी गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में 1 जुलाई से उन जिलों के निवासियों को मंदिरों के दर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था जहां वह स्थित है। चमोली जिले के निवासियों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों को केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन की मंजूरी दी गई थी। हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच यात्रा संचालन में जोखिम से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से देश के विकास कार्यों के लिए नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करने का अनुरोध किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए राष्ट्रपति ने अपने गृहनगर में एक कार्यक्रम में कहा कि मैं भी टैक्स का भुगतान करता हूं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि करों का भुगतान करने के बाद 1 महीने में जितना वे बचाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कई लोग कमाते हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झिंझक शहर में एक स्टॉप ओवर के दौरान यह टिप्पणी की, जब एक विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहे थे। झिंझक राष्ट्रपति के जन्म स्थान यूपी के कानपुर देहात जिले के परोह गांव के करीब है। झिंझक रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने लोगों से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में करों का भुगतान करने का आग्रह किया। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वादा किया कि अगर उनकी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो राज्य में मुफ्त बिजली दी जाएगी। अपने चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले आप नेता ने यह भी दावा किया कि पंजाब में महिलाएं महंगाई से बहुत नाराज हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में हम हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। महिलाएं बहुत खुश है। पंजाब की महिलाएं भी महंगाई से काफ़ी नाराज है। आप सरकार पंजाब में भी मुफ्त बिजली देगी। कल मिलते हैं चंडीगढ़ में। आप प्रवक्ता और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने पार्टी को पहले से ही तय स्थल पर संवाददाता सम्मेलन करने की इजाज़त नहीं दी। चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ में एक बड़ी घोषणा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा की है। सरकार ने इस बार हेल्थ सेक्टर पर खासा जोर दिया है। कोविड-19 की मार झेल रहे सेक्टरों के लिए कुछ राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने कुछ दिनों पहले संकेत दिए थे कि सरकार जल्द ही आर्थिक राहतों की घोषणा कर सकती है। मार्च 2020 में ही जब से कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी, तब से ही वित्त मंत्रालय और केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कई आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ के लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम में अकेले 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है, बाकी 60,000 करोड़ अन्य सेक्टरों में दिया जाएगा। हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ का अधिकतम लोन अमाउंट रखा गया है। अधिकतम ब्याज दर 7.95% पर होगा। दूसरे सेक्टरों के लिए अधिकतम ब्याज दर 8.25 रखा गया है। कवरेज में जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम, खासकर बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 23,220 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गंगा में तैरते शव और कोविड से मौत होने पर शवों के उचित दाह संस्कार पर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम मानते हैं यह गंभीर समस्या है। अदालत ने याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनएचआरसी ने इसे लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में एनएचआरसी ने हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रखा था। एनएचआरसी ने हाल ही में मृतकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इस
उसको देखते हुए याचिकाकर्ता को इस मामले को लेकर एनएचआरसी के पास जाने को कहा। दरअसल याचिकाकर्ता ने मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें शवों के अंतिम संस्कार समेत अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने को कहा जाए कि कोरोना वायरस के कारण मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए दर निर्धारित हो, एम्बुलेंस सेवाओं के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित किए जाए। साथ ही तय दिशा निर्देशों का नापालन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किए जाए। अगला T20 वर्ल्ड कप यूएई में होना तय हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड सचिव जय शाह ने कहा कि हमने सभी पहलुओं पर विचार किया और वर्ल्ड कप को यूएई में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। आईसीसी को आज इस फैसले के बारे में बता दिया जाएगा। आज सोमवार भारतीय बोर्ड के पास वर्ल्ड कप के बारे में फैसला लेने का आखिरी दिन था। जय शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप के मैचों की तारीख आईसीसी को तय करना है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। आईपीएल 2021 कोरोना महामारी के कारण 29 मैचों के बाद स्थगित करना पड़ा था। इसका दूसरा चरण अब यूएई में खेला जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से हो सकती है। ओलंपिक से पहले भारतीय शूटिंग के लिए एक अच्छी खबर आई है। क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। राही से ओलंपिक में मेडल जीतने की उम्मीद है। हालांकि मनु भाकर 7वें स्थान पर रही। राही का ये वर्ल्ड कप में दूसरा मेडल भी है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। राही ने 25 मीटर स्पोर्ट्स फाइनल में 39 पॉइंट अर्जित कर किए। हालांकि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 1 अंक पीछे रह गई। वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर से वह 8 पॉइंट आगे रही। अब तक भारत टूर्नामेंट में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 6ठे नंबर पर काबिज है। रूस 10 मेडल जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर काबिज है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। इस मामले में शेफाली ओवरऑल क्रिकेटर्स में दुनिया की 5वीं प्लेयर है। इस तरह से शेफाली वर्मा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने के लिए उन्होंने इतिहास रचा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।